जो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी गद्य के विकास से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो भाषा योग वशिष्ठ, जब आपका योग वशिष्ठ के बारे में पूछा जाए तो आप वाल्मीकि लिख सकते हैं, लेकिन जब भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम पूछा जाए तो ये हमारे होंगे राम प्रसाद निरंजनी। तो आपको पहले बी नंबर पे टिक करके आना है, राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम है राम प्रसाद निरंजनी। ठीक है, अगला है, आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल की दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख, जो आधुनिक काल चल रहा है इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। ये पहली राष्ट्रीयता है और दूसरा प्रकृति चित्रण और रहस्यवादी भावना। ये हमारी दो प्रमुख विशेषताएं हैं आधुनिक काल की। तो ठीक है, ये वाला प्रश्न हुआ। अगला देखते हैं, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं। तो प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं हैं मानवतावादी दृष्टिकोण और शोषण के प्रति विरोध। अगला है, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। तो हमारे एक रिपोर्टाज जो हैं शिवदान सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसको उत्तर लिख सकते हैं, शिवदान सिंह चौहान ये रिपोर्टाज लेखक थे। ठीक है, अगला है, शुक्लोत्तर युग की, इसमें नेक्स्ट पूछ रहा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या थी। तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा सन 1938 से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी जाती है। ठीक है, अगला है, बाला बोधनी पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो बाला बोधनी के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे बाला बोधनी पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, अगला है, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो संस्मरण लेखक जो थे ये हमारे कन्हैया लाल मिश्र, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माने जाते हैं, कन्हैया लाल मिश्र। और आप दूसरे में महादेवी वर्मा भी लिख सकते हैं, ये हमारे संस्मरण लेखक थे। ठीक है, आप इनको लिख सकते हैं। अगला है, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम लिखिए। तो शुक्लोत्तर युग के किन्हीं एक साहित्यकार का नाम आप लिख सकते हैं, प्रभाकर माचवे। अगला है, दो आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। पूछ रहा है, दो आत्मकथा लेखकों के नाम लिखिए। तो दो आत्मकथा लेखक थे, एक थे हरिवंश राय बच्चन और दूसरा गुलाब राय। ठीक है, आप इन राय पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में राय आ रहा है, तो आप इन दोनों को लिख सकते हैं, गुलाब राय और हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, ये दोनों आत्मकथा लेखक थे। इनकी अगर कोई हरिवंश राय जी की पूछ ले तो क्या भूलूं क्या याद करूं, एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है। तो गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है, जिसमें जो रचना छंद के बंधन से मुक्त होती है उसे गद्य कहलाती है। मतलब जिनमें किसी तरह की छंद की व्यवस्था नहीं की जाती है, यानी कि उसमें रस छंद अलंकार वगैरह नहीं होते हैं, नॉर्मल से शब्द होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वो गद्य है। ठीक है, और पद्य में क्या होता है, यानी भाव प्रधान रचना होती है, जिसमें लय तुक प्रतियति गति आदि का विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर पद्य होता है। तो गद्य मतलब ये होता है कि सिंपल आपको कोई एक पैराग्राफ लिखा है तो वहाँ पे वो गद्य होगा। और पद्य में क्या हुआ करता है, जैसे कि चौपाइयाँ छंद ये सब लिखी हुआ करती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये पद्य है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतर दोनों में, आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा पूछ रहा है, किन्हीं के दो विचारात्मक निबंधों के नाम लिखिए। तो इसका में विचारात्मक निबंध लेखकों के नाम अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप पहले लिख सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पूछ रहा है, खड़ी बोली गद्य के चार उन्नायकों के नाम। तो खड़ी बोली जो उन्नायक लेखक गद्य थे वो थे फदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। ठीक है, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला है, भारतेंदु युग के दो लेखक। तो जैसे कि समझ में आ रहा है कि भारतेंदु युग, तो आप नॉर्मल सिंपली क्या कर देंगे, भारतेंदु के लिए है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये तो आप लिख ही देंगे, और एक लिख देना प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, जो प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, किसी अपने आस पड़ोस उसके बाबा का नाम याद कर लेना, प्रताप बाबा। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु युग के याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो ये हो गए भारतेंदु युग के दो लेखक। अगला है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो कहानीकारों के नाम। तो श्रीधर पाठक और सिया राम शरण गुप्त, ये हमारे दो तरह के
कहानीकार थे। ठीक है, अगला है रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल को किन गद्य विधाओं में सफलता मिली? तो देखिए, इसे पूछ रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किन 2 विधाओं में सफलता मिली। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचनाकार थे। ठीक है, तो हम इनको जो है निबंध और आलोचना ये चीज़ें लिखने में इनको सफलता मिली थी। ठीक है, अगला पूछ रहा है किन्हीं 2 प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम लिखिए। तो कहानी जो लेखक थे प्रेमचंद और जैनेन्द्र प्रसाद, ये 2 प्रसिद्ध कहानीकार थे। ठीक है, जैसे प्रेमचंद पूस की रात वगैरह ये सब लिखी है ना, तो वही कहानियाँ हैं। तो प्रेमचंद जी ने पूस की रात जो लिखी थी, आप इसको प्रेमचंद में अगर पूछ लेंगे कि एक कहानी का नाम लिखे तो आप लिख सकते पूस की रात। ठीक है, तो ये हमारे जो थे इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, अगला पूछ रहा है शुक्ल युग के सबसे प्रसिद्ध उपन्यास लेखक एवं उनकी उपन्यास लिखिए। तो शुक्ल युग के जो प्रसिद्ध उपन्यास लेखक थे वो थे प्रेमचंद, और उन्होंने लिखा था गोदान। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला पूछ रहा है शुक्ल युग के सशक्त लेखक एवं निबंधकार। तो शुक्ल युग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सीधा लिख देना है आपको। ठीक है, शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? शुक्ल युग जो था छायावाद युग और प्रसाद युग, प्रेमचंद युग। ठीक है, इन चीज़ों को माना जाता है। पर थोड़ी यहाँ गलती हो गई थी, पहला जैसे पूछ रहा है इसमें पूछ रहा है 19वें नंबर पे शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है। तो शुक्ल युग जो था ये हमारा यहाँ से 1938 तक माना जाता है। ठीक है, और अगला है 20वां नाम पूछ रहा था शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो शुक्ल युग को छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है शुक्ल युग के 2 प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध गद्यकार जो थे जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये थे। ठीक है, अगला पूछ रहा है शुक्ल युग छायावाद की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या थी, ऊपर हमने पहले देखा था। तो उसमें राष्ट्रीयता, प्रकृति चित्रण और गद्य की नवीन विधाओं का विकास करना ही इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, अगला पूछ रहा है वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक निबंधों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वर्णनात्मक का मतलब होता है वे निबंध जिनमें यथार्थ वर्णन, रोचकता, अलंकृत शैली का प्रयोग होता है। यानी कि अगर जिनमें यथार्थता का विशेष ध्यान दिया जाए और उसमें अलंकार शैली का उपयोग किया जाए तो उन्हें हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। विवरणात्मक में क्या हुआ करता है कि किसी विशेष चीज़ का विवरण वहाँ पे चित्रण सहित प्रस्तुत किया जा रहा हो तो हम उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। ठीक है, इसे यहाँ लिखा है सरल आकर्षक शैली से युक्त जिनमें व्यवहारिक चित्रण किया गया हो। यानी कि जिस तरह की आप कोई कहानी वगैरह में देखते हैं तो उनका बढ़िया चित्र दिया रहता है कि ये या ये था, ये था, और उन सब के बारे में लिखा रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विवरणात्मक निबंध कहते हैं। ठीक है, अगला पूछ रहा है शुक्ल युग के 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि नहीं थे। तो शुक्ल युग के 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम लिखिए जो कवि नहीं थे। तो शुक्ल युग में तो आपको पता है कि जो ये शुक्ल जी थे और ये प्रेमचंद, देखिए ये शुक्ल जी, प्रेमचंद शुक्ल और ये प्रेमचंद, ये क्या थे, ये हमारे प्रसिद्ध गद्य लेखक थे, गद्यकार थे। ठीक है, ये एक कोई कवि नहीं थे। तो हम इनको लिख सकते हैं शुक्ल जी और प्रेमचंद, ये दोनों वो कवि नहीं थे। ठीक है, ये गद्यकार थे। अगला पूछता है ऐसी 3 गद्य लेखक जिन्होंने द्विवेदी युग एवं छायावादी दोनों में लेखक का कार्य किया। तो जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों ने द्विवेदी युग तथा छायावादी युग दोनों में लेखन कार्य किया था। ठीक है, अगला पूछा है शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। तो ये सिंपल आप कई बार पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको रोक करता हूँ, आप देख लीजिएगा 1-2 क्वेश्चन। जैसे देखिए शुक्ल युग के 2 निबंध लेखकों के नाम आचार्य रामचंद्र गुलाब राय, पहले भी पढ़ चुके हैं। शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम, देखो शुक्ल युग के 2 नाटककार के नाम। तो आप नाटककार का जब इसमें नाम आए तो आप राम कुमार वर्मा इसको याद रखिएगा। तो आप इसके लक्ष्मी नारायण, ठीक है, राम कुमार लक्ष्मी
आप याद रखिएगा ट्रिक के रूप पे, जब शुक्ल युग के नाटककारों के नाम पूछे जाए, ठीक है। नाट राम लक्ष्मी, क्या? नाट राम लक्ष्मी, नाट राम लक्ष्मी मतलब कि नॉट राम लक्ष्मी, ठीक है। आप इंग्लिश में राम लक्ष्मी, ठीक है, नॉट राम लक्ष्मी, यानी नॉट से होता है नाटक, नाटककार, और राम से राम कुमार वर्मा, और लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। तो आपका ये सिंपली तैयार हो जाएगा। अगला पूछा है शुक्ल युग के 2 उपन्यासकारों के नाम। तो शुक्ल युग के 2 उपन्यासकार के कौन थे? प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। अगला पूछा शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध साहित्य लेखक, इतिहास लेखकों के नाम। तो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, ठीक है। अब आप थोड़ा देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ देखते हैं कि हंस पत्रिका के संपादक का नाम क्या था। तो हंस जो पत्रिका जो कि छायावादी युग में प्रकाशित हुआ करती थी, उसके जो संपादक थे वो मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है। ये प्रेमचंद थे, ठीक है, प्रेमचंद। तो इस हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रेमचंद। अगला पूछ रहा है प्रेमचंदोत्तर युग के 2 कहानी लेखकों के नाम। तो प्रेमचंदोत्तर युग के 2 कहानी का लेखकों के नाम क्या है? जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी, ठीक है। हिंदी गद्य की 4 विशेष विधाएं क्या थी? देखिए, हिंदी गद्य की 4 जो विधाएं थी, वो पहली थी उपन्यास। ये इसके प्रसिद्ध लेखक कौन थे? उपन्यास कौन? प्रेमचंद लिखते थे। नाटक में अभी है तो आपने पढ़ा राम कुमार वर्मा। निबंध कौन लिखते? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते थे। कहानी प्रेमचंद। तो कहानी और उपन्यास जो था ये प्रेमचंद जी द्वारा मेन लिखा जाया करता, ठीक है। ये प्रेमचंद जो थे ये प्रसिद्ध हमारे उपन्यासकार और कहानीकार ये थे, ठीक है। नाटक में आप राम कुमार लिख देंगे और निबंध में पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है, ठीक है। कलम का सिपाही, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही ये हर बार पूछा ही जाता है। तो कलम का सिपाही जो था प्रेमचंद जी की जीवनी थी, ठीक है। क्या थी? प्रेमचंद जी की जीवनी, प्रेमचंद की जीवनी। ये कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? ये प्रेमचंद की जीवनी थी। ये किसने लिखा था अगर पूछ लिया जाए तो ये अमृत राय ने लिखी थी, ठीक है। अमृत राय ने प्रेमचंद जी की जीवनी, जीवनी क्या कहते हैं? जीवनी की मतलब किसी के बारे में लिखा जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये उसकी जीवनी है, ठीक है। यानी कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की कहानी के बारे में लिख दिया था कि वो कैसे थे, क्या थे, तो उसे हम बोलते हैं प्रेमचंद की जीवनी, ठीक है। किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए। देखो यात्रा वृत्तांत में क्या हुआ करता है? देखो यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और उससे रिलेटेड कुछ भी, मतलब कि जिस तरह अभी इंग्लिश में ब्लॉग्स पढ़ते हैं ना, ब्लॉग्स होते नहीं हैं, मान कि कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरी तरह से वृत्तांत लिख देना ही हमारी यात्रा वृत्तांत होता है। तो किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम अगर कोई पूछ ले तो ये होता है राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। राहुल सांस्कृत्यायन जो थे ये एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक थे, ठीक है। अगला है आलोचना क्षेत्र के 2 लेखकों के नाम। तो आलोचना क्षेत्र के जो लेखक थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ये 2 मेन थे, ठीक है। अगला पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध जीवनी लेखकों के नाम एवं उनकी कृतियाँ। तो अमृत राय, अभी देखो जीवनी लेखक शुक्लोत्तर युग जीवनी लेखक। तो अभी आपने पढ़ा कलम का सिपाही किसके द्वारा लिखे? अमृत राय। किसकी जीवनी थी? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। प्रेमचंद की जीवनी अमृत राय ने लिखी थी, तो ये जीवनी हो गई। अगला है रामविशाल शर्मा, ये निराला की साहित्य साधना, ये निराला जी के बारे में इन्होंने रामविशाल शर्मा ने लिखा था, ठीक है। अगला पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो शुक्लोत्तर युग के साहित्य की 2 प्रमुख विशेषताएं जब पूछ ले तो यथार्थतावादी चित्रण और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत रचनाएं ये थी। अगला पूछ रहा है शुक्लोत्तर युग के 2 प्रमुख गद्य लेखक। तो शुक्लोत्तर युग के 2 प्रसिद्ध गद्य लेखक कौन थे? जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी, ठीक है। आप इसे लिख देना। अगला पूछ रहा है हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विधाएं कौन सी थी? हिंदी गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं अभी आपने मेन पढ़ा। तो गद्य में क्या होता है? कहानियाँ होती हैं और बहुत सारे नाटक लिखे जाते हैं, तो वही होते हैं, ठीक है। तो जो विधाएं प्रमुख थी तो क्या थी? कहानी और नाटक, ठीक है। अगला पूछा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना का नाम। तो वाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है। ये वाणभट्ट की आत्मकथा ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
लिखी थी। ठीक है, अगला पूछ रहा है फुल्गोत्तर युग के दो प्रमुख गद्य लेखक एवं उनकी एक एक रचना। तो जैनेन्द्र प्रसाद प्रणयन लिखा था और राम कुमार वर्मा ने दीपदान लिखा था। ठीक है, अगला है प्रगतिवादी युग के दो लेखक एवं उनकी एक एक रचना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्विवाह और राम विशाल शर्मा निराला की साहित्य रचना साधना। ठीक है, ये लिखी थी। जहाज का पक्षी किसने लिखा था? ये लिखा था इलाचंद जोशी ने। अगला पूछा है दो आत्मकथा लेखकों के नाम। तो आत्मकथा लेखक, जब भी आत्मकथा आ जाए तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, अगर क्या भूलूं क्या याद करूं, इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो दो आत्मकथा लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन, ये जो दो मेन थे आत्मकथा लेखकों के रूप में। ठीक है, अगला पूछा है ध्रुव स्वामिनी एवं राजश्री नाटकों लेखक का नाम क्या था? मतलब ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटक किसने लिखा था? जयशंकर प्रसाद जी ने ये ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटक लिखा था। ठीक है, अगला पूछ रहा है अज्ञेय की एक रचना है, अज्ञेय की एक रचना का नाम लिखिए। तो अज्ञेय की एक रचना शेखर एक जीवनी, ये एक इनकी एक रचना थी। अगर पूछ लेता अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आचार्य हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम था। ठीक है, अगला पूछ रहा है उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा की प्रमुख लेखक हैं? तो नाटककार के थे। ठीक है, अगला पूछा है प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम लिखिए। तो प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद लिखा है। तो प्रसाद युग की एक प्रसिद्ध नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला देखिए फिर आ गया, इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये क्या थी हमारी, किस विधा पर आधारित है? तो ये है हमारी आत्मकथा। ठीक है, किसने लिखा था? हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला पूछ रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य के दो प्रमुख आलोचक का नाम बताइए। आधुनिक साहित्य के दो प्रमुख आलोचक यानी कि समालोचक। ठीक है, तो ये कौन थे? रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अगला पूछ रहा है यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना। तो मेरी लद्दाख यात्रा ये एक प्रमुख रचना थी। गोदान किसने लिखा था? गोदान लिखा था प्रेमचंद ने। ठीक है, राहुल सांस्कृतिक की एक रचना किन्नर देश की ओर, ये थी। गद्य काव्य विधा की दो प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो किसी एक विषय की काव्य कथा अभिव्यक्ति गद्य व पद्य के बीच की कड़ी, ये थी। अपनी खबर संस्कृत के 4 अध्याय एवं आंधी के लेखक, इसको में देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपनी खबर जो लिखी थी पांडे, देखिए अपनी खबर जो लिखी थी पांडे बेचन शर्मा ने लिखी थी। ठीक है, पांडे बेचन शर्मा ने लिखी थी। अगला है संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये संस्कृत के 4 अध्याय, 4 5 गिनतियाँ जब भी यहाँ पे इस तरह की गिनती दिख रही हूँ तो आप नॉर्मल से याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर हुंकार। ठीक है, हुंकार और संस्कृत के 4 अध्याय, ये सब चीज़ें किसने लिखी थी? रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, अब अगर आप जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय याद करके जाएंगे और वहाँ आपको लिखना होगा कृतियाँ, तो आप कृतियाँ में एक लिख सकते हैं आंधी। तो आंधी किसने लिखा था? ये जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। ठीक है, तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है छायावाद युगीन गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं। तो छायावादी युग की गद्य की 2 प्रमुख विशेषताएं ये थी हमारी कल्पना की प्रधानता और दार्शनिकता। कल्पना की प्रधान यानी कि यहाँ पे छायावाद में क्या था? कल्पना की जाती थी किसी चीज़ को पहले, अब बाद में फिर उसे लिखित रूप में दर्शाया जाया करता था। दार्शनिकता का वहाँ बहुत ही ज़्यादा बोध हुआ करता था कि बहुत सारी चीज़ों का दर्शनाभिलाषी लोग बहुत हुआ करते थे। उन चीज़ों को अच्छे से देखना, उनकी परख करके फिर इसके बाद लिखा करते थे उन चीज़ों के बारे में कि क्या कुछ कैसे है। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे दार्शनिकता। अगला पूछ रहा है कि प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यास। अगर आप प्रेमचंद जी की जीवन परिचय लिखते हैं अपनी परीक्षा में जाके, तो आप यहाँ पे गोदान और गबन ये जरूर से जरूर लिख दीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें लिख के आ रहा है प्रेमचंद के 2 प्रमुख उपन्यास ये थे गोदान और गबन। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाएं। तो हिंदी साहित्य का विकास करने वाली 2 प्रमुख पत्रिकाएं जो थी
ये थी सरस्वती और नागरी प्रचारिणी पत्रिका। ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी इस PDF का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सके, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी बहुत हमारे लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, धन्यवाद।